अब अगले पैनल को बुलाना चाहूंगी डॉक्टर भावना सिरोही हमारे साथ में अगले पैनल में जुड़ने जा रही है। मेडिकल डायरेक्टर है बालको मेडिकल सेंटर की। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर भावना सिरोही। और बालको मेडिकल सेंटर ये ऐसा मेडिकल सेंटर है जो पूरे देश में जाना पहचाना जाता है। वेदांता का बालको मेडिकल सेंटर भारत के शीर्ष कैंसर अस्पतालों में से एक है। ये मध्य भारत का सबसे पसंदीदा कैंसर अस्पताल बनकर उभरा है। नया रायपुर में स्थित बालको मेडिकल सेंटर अत्याधुनिक 170 बिस्तर वाला अल्ट्रा आधुनिक मल्टी मॉड्यूलिटी डायग्नोस्टिक और चिकित्सीय सुविधा वाला अस्पताल है। ये अस्पताल मरीजों की बेहतर देखभाल और उन्हें सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए लोकप्रिय है। अस्पताल में कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ ही तमाम तरह की देखभाल की जाती है। अस्पताल में कैंसर के उपचार के लिए नवीनतम तकनीक जैसे PSMA और DOTA स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बालको मेडिकल सेंटर ने छत्तीसगढ़ में पहली बार मोबाइल मेमोग्राफी वैन की भी शुरुआत की है, जो कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने में मददगार है। मरीजों को रायपुर शहर से आने जाने के लिए बालको मेडिकल सेंटर निशुल्क पिकअप ड्रॉप बस सेवा भी मुहैया कराता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के ठहरने के लिए सराय की भी सुविधा उपलब्ध है। अब पैनल में मैं अगले मेहमान को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर सुशील शर्मा हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। मेडिकल डायरेक्टर हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के, जो जाना माना नाम है छत्तीसगढ़ में। मध्य भारत में 20 सालों से सेवा दे रहा है। मेडिकल सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि मेडिशाइन हॉस्पिटल की है, जिसके डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर अपर्णा चतुर्मोहता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। MS MCH FIAGS सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है संजीवनी CBCC कैंसर हॉस्पिटल से। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी रसिका को। इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर अदिति गोवित्रकर और रसिका। थैंक यू तृप्ति। तो डॉक्टर अर्पण, पहला सवाल आपसे ही रहेगा मेरा। रोबोटिक सर्जरी तो सुनी है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी इन कैंसर कैसे होती है ये, और कितना इसमें सफलता देख रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक एरा था जहाँ पे हर काम आदमी अपने हाथों से करता था। अब वो एरा गया। फिर ये दूरबीन से चालू हुई हमारी सर्जरीज, जिसे हम लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। वो एरा से शिफ्ट हुआ है रोबोट की तरह। जैसा कि नी रिप्लेसमेंट और सब में बात हो रही है, कैंसर की सर्जरी में रोबोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, ईसोफेगस के कैंसर, बेस ऑफ टंग के कैंसर। रोबोट की स्पेशलिटी ये होती है कि रोबोट के जो आर्म होते हैं उनमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। वो सब डायरेक्शन में जाके और घूम के ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उस कारण से कई बार ये माना जाता है कि आसपास की चीज़ों को इंजरी बहुत कम होती है, कई बार क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है। और सर्जन का अर्गोनॉमिक्स यानी सर्जन इन रोबोट्स में कभी थकता नहीं है। तो नहीं थकने के कारण क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्प्रूव होता है। दूसरा, विज़न। जो रोबोट में कैमरे होते हैं वो 3D तो होते ही हैं, जो कि कई बार लेप्रोस्कोपी में भी मिलते हैं, पर उसका कैमरा जो रहता है वो भी सभी डायरेक्शन में घूम सकता है। मतलब जैसा हमारा रिस्ट है, ये नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, लेफ्ट राइट। तो ये पूरा का पूरे डायरेक्शन में जाने के कारण से विज़न बहुत अच्छा मिलता है। और ये कैमरा भी जो रहता है ये सर्जन के खुद के कंट्रोल में रहता है। नहीं तो जो लेप्रोस्कोपी रहती है उनमें कैमरा जो रहता है वो असिस्टेंट के कंट्रोल में होता है। इन सब फायदों के कारण रोबोट्स जो हैं वो कैंसर सर्जरी में बहुत हेल्पफुल हैं। और मैंने ये कोर्स करीबन 6 साल पहले इटली से किया था, और विगत 1 वर्ष से रोबोट हमारे संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में है। और इसमें हमने करीबन 50 से 70 केसेस कर चुके हैं, और नो डाउट हमें बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू। दैट्स एक्सीलेंट। डॉक्टर भावना सिरोही, आप बताइए आपके बारे में एंड बालको मेडिकल सेंटर, ये जर्नी कैसी रही? सो थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। ब्रेस्ट और GI कैंसर्स में स्पेशलाइज करती हूँ और बालको मेडिकल सेंटर में मेडिकल डायरेक्टर हूँ।
तो मेरी जो कैंसर की जर्नी शुरू हुई वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से 1994 में शुरू हुई, और वहाँ से फिर 4 साल बाद मैं लंदन चली गई, वहाँ करीब 20 साल रही, पर बीच में आई केप्ट कमिंग बैक टू इंडिया टू सेट अप सम कैंसर सेंटर्स। मेरे फादर आर्मी में थे, तो हर एरिया इंडिया में मुझे कई स्टेट्स में काम किया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, सो एवरी प्लेस फील्स लाइक होम। तो पिछले साल मैं बाल्को मेडिकल सेंटर में आई हूँ, और ये एक कैंसर सेंटर है, और मैंने कई कैंसर सेंटर्स में काम किया है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में काम किया है, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर। तो ये मैं कह सकती हूँ कि बाल्को मेडिकल सेंटर एक छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। एक कैंसर पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ट्यूमर बोर्ड और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो, जिसमें जो 3 पिलर्स हैं कैंसर के, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कीमोथेरेपी होता है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, साथ में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, ये 6 ब्रांचेस का जो तालमेल है और जो टीम वर्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर पेशेंट के लिए, बिकॉज इन कैंसर यू कैन ओनली गेट द ट्रीटमेंट राइट वंस, सो दैट डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो यूनिक है बाल्को मेडिकल सेंटर का, वो इंडिया में नहीं, आई थिंक वर्ल्ड में, मैंने वर्ल्ड में भी काम किया हुआ है कई जगह। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंसर सेंटर्स दैट देयर इज़, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट जी एंड यू बोथ फॉर रनिंग एन अमेजिंग पैनल एंड इन्वाइटिंग सो मेनी कैंसर स्पेशलिस्ट्स ऑन योर पैनल। तो इससे क्या है कि जागरूकता बढ़ेगी कैंसर के बारे में, क्योंकि हम में से हर 5वें बंदे को कैंसर होने वाला है, और जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो इससे लड़ नहीं सकते हैं। डॉक्टर सुशील, आप काफ़ी वर्षों से जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपने कई सर्जरी भी की है, तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कौन कौन से जोड़ों के जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाए जा सकते हैं और ये कितना सक्सेसफुल है? देखिए, जब हम लोगों ने हॉस्पिटल की मैंने शुरुआत की थी, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 20 ईयर्स, वो एरा था जब जॉइंट रिप्लेसमेंट के नाम से लोग डरते थे, एक थ्रेट था, जैसे कि कैंसर अभी बहुत प्रोग्रेस हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई। जब मैंने प्रैक्टिस की तो एक लगभग एक ट्रॉमा होता था, रायपुर में एक बेसिक टाइप की सर्जरीज होती थी। व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई बीन टू जर्मनी, आई बीन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माई स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इन द जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पेशली नेविगेशन असिस्टेड। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट तो सभी जॉइंट्स का होता है। प्राइमरीली जो अफेक्ट होते हैं जॉइंट होते हैं, नी होते हैं, हिप होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड बेरिंग जॉइंट्स ये 2 होते हैं। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इवन ये हमारे उंगलियों के जॉइंट का भी रिप्लेसमेंट होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्राइमरीली जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है वो नी और हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है। तो जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैं और कुछ ही डॉक्टर थे रायपुर में, जब वो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते थे, लोगों में भय था, लोगों में एक शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था डॉक्टर्स के ऊपर या इस सर्जरी के ऊपर, कि लोग आने से कतराते थे कि हम जो चल रहे हैं वो भी शायद चलना बंद होगा, और हो सकता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस जॉइंट रिप्लेसमेंट का, उनकी फैमिली का या नेबरहुड का अच्छा नहीं रहा होगा, जो भी सर्जरीज उस समय हुई होंगी। लेकिन धीरे धीरे हमने इवॉल्व करना चालू किया, लोगों को अवेयरनेस लानी चालू की। तो आज जो लोग बिग सिटीज़ में जाते थे, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, तो नाउ पेशेंट्स आर स्टॉपिंग हियर। लोग यहीं पे हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और यहाँ सर्जरी करा रहे हैं, और सक्सेसफुल सर्जरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल सर्जरी। थैंक यू डॉक्टर सुशील। मूविंग ऑन टू यू डॉक्टर अर्पण, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपको, क्योंकि हमने कैंसर के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन कैंसर है क्या और ये क्यों होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसा अभी भावना मैम ने भी बताया है कि कैंसर के मरीज हर 10 साल में हमारे सोच से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे सोच से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एवरी 5th पर्सन इज़ गोइंग टू हैव अ कैंसर इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। कैंसर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई ग्रोथ होती है तो सेल्स का डिवीज़न होता है, और वो एक सर्टेन लेवल पे आके वो डिवीज़न रुक जाता है, और बोलते हैं कि हमारी हाइट बढ़ गई, हमारी हेल्थ बढ़ गई, हमारी नर्व का इतना लेंथ बढ़ना था वो बढ़ गया, अब हम आगे डिवाइड करके उसको नहीं बढ़ाएंगे। कैंसर वो सेल होते हैं जो रुकना भूल जाते हैं। इट्स एन अनब्रेकेबल अनस्टॉपेबल कार, और ये ऐसी कार है जो बढ़ती ही जाती है, इनके डिवीजन्स बढ़ते जाते हैं, और ये सेल्स वहाँ पे एक ट्यूमर बना लेते हैं, एक नोड्यूल बना लेते हैं, और वो फिर आसपास के जो भी एरिया हैं
उनको दबाने लगते हैं, उनको कॉम्प्रेस करते हैं, नर्व को, वेन को, आर्टरी को, जिस कारण से हमें पेन होता है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं और अलग अलग जिन जिन जगह पे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या दबाते हैं उनसे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। यही कैंसर होता है। कैंसर होने के कारण बहुत सारे होते हैं, जिनमें मैं आपको बोलूँ कंट्रोलेबल कारण जो हैं वो हैं तंबाकू, टोबैको, जिसे हम रोक सकते हैं और इससे हम इंडिया के ओरल कैविटी के करीबन 90% कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। फिर टोबैको को हटाएं तो एक सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, जिनसे हमारी इम्यूनिटी को बहुत अफेक्ट होता है। और ये जो कारण है इनसे भी ये होता है कि कई बार उनमें एस्ट्रोजन बनता है और ऐसे कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिनसे सेल्स जो हैं वो बहुत डिवाइड करते हैं और वो भूल जाते हैं कि उन्हें स्टॉप होना है और वो कैंसर या ट्यूमर बना देते हैं। ओबेसिटी से होने वाले जैसे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास, पैनक्रियास कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। यही कैंसर की डेफिनेशन है मैम। बिल्कुल। डॉक्टर भावना, आप खुद भी एक महिला हैं और आप देखती होंगी कि लगातार हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और इससे महिला परेशान भी होती है, लेकिन महिला खुलकर सामने नहीं आती हैं, वो इस बात को शेयर नहीं करती हैं। उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, और साथ ही कुछ प्रिकॉशनली आप बता सकते हैं किस तरीके का प्रिकॉशन महिलाओं को लेना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, भारत में नहीं पूरे विश्व में। और जब से स्वच्छ भारत कैंपेन हुआ है तो जो इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स हैं, जैसे स्टमक कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के नीचे के हिस्से वाला कैंसर होता है, उनकी इंसिडेंस मतलब न्यू कैंसर केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। पर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, वो बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और हमारे देश में ही नहीं, जैसे मैं बाहर थी वहाँ पे भी एक शाइनेस होती है, झिझकता होती है, तो उससे उसकी वजह से क्या है, ज़्यादातर पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं। और दूसरा जो हम इंडिया में बहुत देख रहे हैं कि यंग विमेन विद ब्रेस्ट कैंसर, जो लड़कियां हैं 20s में 30s में, उनको कैंसर डायग्नोज हो रहा है। और कई पेशेंट, जैसे अभी हमारे पास एक एम्प्लॉई आई थी, वो झिझक के मारे कि कौन शादी करेगा, किसको बताएं, और शाइनेस की वजह से बहुत देर बाद आई, जबकि ब्रेस्ट में से वो घाव बन गया उसका, तो स्टेज 4 में डायग्नोज हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर के बारे में बात करें और कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम। सो हमारा जो फोकस है वो कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस की तरफ होना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल, तो उसके ABCs में हर जगह बताती हूँ कैंसर प्रिवेंशन के। A इज़ अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको एंड अवॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मत लीजिए। जो प्रोसेस्ड खाना है वो कम खाइए, नहीं खाइए जो टिन्स में आता है। B से बी ब्रेस्ट अवेयर, अपनी ब्रेस्ट को जानिए, शीशे के सामने खड़े होइए और देखिए कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। और दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग, B से कम 6 महीने तक करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है अभी। C इज़ कामनेस, द वेस्ट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, यू नो, योगा, मेडिटेशन। D इज़ डाइट, E इज़ एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डेली। F से आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एंड S इज़ स्लीप। बहुत बड़ी स्टडी थी स्पेन में जिसमें दिखाया गया था कि अगर आपका लास्ट मील और सोने में 2 घंटे का गैप है तो ब्रेस्ट कैंसर 25% कम होता है। और S से स्क्रीनिंग भी है कि आप अपना मैमोग्राम कराइए। 45 इयर्स के हैं आप, उसके बाद आप ब्रेस्ट का एक्सरे कराइए, पैप स्मीयर कराइए, जो हर 3 से 5 साल होना चाहिए। ये 2 टेस्ट हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैम, इसी में मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा। मेमोग्राफी का आप जिक्र कर रही थी, तो मेमोग्राफी के लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है कि इसी एज की महिलाओं को मेमोग्राफी करानी चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स कम एज की लड़कियों को भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप मेमोग्राफी करा लीजिए, और लोग करा भी लेते हैं। नहीं, वो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देखिए मेमोग्राफी से आपको रेडिएशन मिलता है। रेडिएशन इज़ एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का। अगर ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा तो 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको कैंसर हो सकता है। तो यंग विमेन में हम इसलिए मैमोग्राफी मना करते हैं कि यंग विमेन में ब्रेस्ट डेंस होती हैं और डेंस ब्रेस्ट में हम जो है कैंसर को मिस कर सकते हैं।
तो कभी डाउट होता है हमको तो उनमें हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर MRI कराते हैं। डॉक्टर सुशील, आपसे पूछना चाहूँगी, आपने जिक्र किया कि हिप रिप्लेसमेंट एंड नी रिप्लेसमेंट सबसे कॉमन है, तो क्या कारण होते हैं इन रिप्लेसमेंट के लिए, क्यों आप ये रेकमेंड करते हैं, और एनी एज, कोई उम्र है जब ये ज़्यादा होती है? हिप और नी का जो कॉमन रीज़न है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक हर लाइफ स्पैन में आफ्टर सर्टेन एज एवरीवन हैज़ टू एक्सपोज टू दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि हर किसी को कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट की सर्जरी ऑलमोस्ट 80% लोग कराते हैं, वैसे ही अर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस बेसिकली दो भाग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अर्थराइटिस और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी अर्थराइटिस जो होती है वो एज रिलेटेड होती है, फीमेल आफ्टर 55, मेल आफ्टर 60, उनको एक अर्थराइटिस होती है। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होते हैं, किसी को कुछ अर्ली एज में हो जाती है और किसी को कुछ लेट एज में होती है, बट एवरीवन हैज़ टू एक्सपोज टू अर्थराइटिस। और डिफॉर्मिटीज़ भी अलग अलग होती है, किसी को चूँकि जैसे कि कैंसर में होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, वैसे ही अर्थराइटिस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है और डिफॉर्मिटी अकॉर्डिंग टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जल्दी होती है। और जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं तो बहुत सारी बीमारियां, जिसमें कि कॉमनेस्ट है गठिया हुआ, जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो बहुत अर्ली उनके घुटने या हिप जॉइंट खराब हो जाते हैं, या एंकालोजिंग स्पॉन्डालाइटिस एक बीमारी होती है, वो भी एक प्रकार की अर्थराइटिस है, उसमें भी बहुत अर्ली उनके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। देखिए, लाइफ इज़ मोशन, मोशन इज़ लाइफ। इंपॉर्टेंट होता है हम जब तक चल फिर नहीं पा रहे, एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है तो एक वेस्टेज है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जैसे कि हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, अर्थराइटिस के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं ताकि वो अर्ली डिटेक्ट हो। जैसे कैंसर का अर्ली डिटेक्शन है, वैसे अर्थराइटिस का अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन है। तो अगर पेशेंट को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम उसके डिफॉर्मिटी होने से रोक सकते हैं, उसको प्रॉपर हम सलाह दे सकते हैं कि आप अर्ली स्टेज में आके बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते हैं। तो जो सर्जरी की एज होती है, कुछ एज नहीं होती है, डिपेंड करता है। अगर पेशेंट इमोबाइल हो रहा है, अगर पेशेंट चल नहीं पा रहा है और पेशेंट को डिफॉर्मिटी हो गई, तो मैंने तो 18 ईयर्स के भी बच्चे की सर्जरी की है। एक डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होता है, वो ड्यूरिंग बर्थ ही वो बच्चे के हिप जॉइंट ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर वो मोबाइल नहीं है, बहुत पेन हो रहा है, तो मैंने 18-18 साल के बच्चे की भी सर्जरी की है और नी रिप्लेसमेंट 90 साल के भी व्यक्ति का किया है। तो ऑल डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप फिजियोलॉजिकल एज आपकी अच्छी है, क्योंकि 90 साल का व्यक्ति है लेकिन उसकी फिजियोलॉजिकल एज अच्छी है, मीन वो एक्टिव है, तो ही हिमसेल्फ डिमांड कि मेरे घुटनों को ठीक करिए आप। तो क्या आप कहेंगे कि मोबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन यंग एज से? अगर आप एक्टिव रहो, तंदुरुस्त रहो, तो आर्थराइटिस कैन बी कम्प्लीटली प्रिवेंटेड? और क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, आर्थराइटिस तो होगी ही, उसको थोड़ा हम बाद में सफ़र करेंगे? yes, डेफिनेटली। अगर आप अर्ली, दो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की, दो चीज़ होती है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज डाइट। दो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिससे आप बहुत सारी चीज, नॉट ओनली आर्थराइटिस बल्कि आप ओबेसिटी प्रिवेंट करके बहुत सारी, जो डॉक्टर चतुर्मता ने कहा कि कैंसर प्रिवेंशन में भी हेल्प मिलेगी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और डाइट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डाइट। तो फिट रहने के लिए खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अर्पण, वैसे तो हम सुनते आए हैं कि ये तंबाकू खाता है इसको कैंसर हो गया, ये धूम्रपान करता है इसको कैंसर हो गया, लेकिन हम कई बार देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, जो नशा नहीं करते उनको भी कैंसर हो जाता है। ये क्यों होता है सर, क्या वजह है इसकी? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और ये हर व्यक्ति के दिमाग में आता है। जब भी कोई मरीज को कैंसर मिलता है तो वो ये सोचता है और पूछता भी है, डॉक्टर साहब मुझे ये कैंसर क्यों हुआ, या मेरे बच्चे को ये कैंसर क्यों हुआ, ना कोई नशा किया ना कुछ ये किया। कैंसर्स का ना सबसे मेन कारण एक बात हमें जानना है, म्यूटेशन। एक जो मैंने आपको बताया अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल जो चल रही हैं चीज़ें, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो एक उसमें म्यूटेशन हुआ है। म्यूटेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हमारा जो जेनेटिक्स होता है उनमें बहुत सारे जीन होते हैं और उन जीन में से कुछ बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन और एक होते हैं ऑन्कोजेनिक्स जीन्स। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ये होते हैं कि हमारे बॉडी में कई सारे जीन ऐसे बने हुए हैं जो हमारे बॉडी में कैंसर होने से रोकते हैं, जिनमें हम BRCA1, BRCA2 और ऐसे P53 कई सारे जीन्स हैं जो कि हमारे कैंसर को रोकते हैं। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो गया और ये पैथोलॉजिक हो गए हैं तो इन कारण से कैंसर हो जाता है बच्चे में। यानी अगर या तो वो जब यूट्रस के अंदर है
या फिर जब वो 1 साल 1.5 साल का जब बढ़ रहा है और उसमें अगर कोई भी सेल में ये म्यूटेशन हुआ, वो किसी भी कारण से, या तो बाहर से कोई रेडिएशन पड़ गया, इवन एक्सरे, जैसे बोलते हैं प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं लगना चाहिए, सीटी स्कैन नहीं होना चाहिए, इन सब से वो म्यूटेशंस होते हैं। खाने से कई सारे कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्रोसामीन्स, बेंजीन, ये सब अमाउंट अगर किसी ने, फीमेल ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लिया, बाद में लिया, या एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन, जैसे दूध में मिलावट है, ऑक्सीटोसिन डाल के कई बार बोल रहे हैं मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी एडल्ट्रेशन मिलाया गया है जिससे ये सब म्यूटेशन हुए हैं, इन कारण से भी कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये वो कारण है जिनमें हम बोलते हैं तंबाकू या अल्कोहल नहीं था और ये हुआ है। कुछ कारण अनुवांशिकी भी होते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एंजेलिना जॉली। एंजेलिना जॉली की मदर को सीए ब्रेस्ट हुआ और शी वॉज डायग्नोज्ड एट द एज ऑफ 38-39 एंड उनके उसमें जब ये पाया गया तो उनमें टेस्ट किया गया और एक जेनेटिक जीन जो है BRCA1, ये जीन पॉजिटिव पाया गया। तो इसमें प्रोफाइलेक्टिकली जब एंजेलिना जॉली ने ये टेस्ट कराया एंड शी गॉट पॉजिटिव, उसने प्रोफाइलेक्टिकली अपने ब्रेस्ट और ओवरीज की सर्जरी करवाई एंड शी गॉट रिकंस्ट्रक्टेड विद द ब्रेस्ट। तो ये सब जेनेटिक्स जानने से भी हम कैंसर से बच सकते हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री पे ध्यान देने से भी हम कैंसर से बच सकते हैं। जी, थैंक यू। भावना मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? हाँ, बस मैं इसी उस पे आई लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स, सो आई थिंक इट्स 3 L's, सो लाइफस्टाइल, लक एंड लेगेसी। सो लेगेसी इज़ योर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके जो जीन्स हैं वो 5% होते हैं, लक इट प्लेज अ वेरी बिग फैक्टर, एंड लाइफस्टाइल। सो दीज 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कॉज कैंसर। सो लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सुना है कि स्लीप, जैसे आपने मेंशन किया, या स्ट्रेस, ये तो बहुत, स्ट्रेस इज़ नॉट अवॉइड, आई मीन यू कांट अवॉइड इट। स्ट्रेस तो हमारे सबके लाइफ का पार्ट है। तो और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं बिसाइड्स स्लीप, एडिक्वेट स्लीप और स्ट्रेस मैनेज करना, इसके अलावा क्या आप एडवाइस करेंगे? सो बेसिकली एग्जैक्टली एज डॉक्टर साहब सेड, eat well, eat healthily, eat local, eat which is freshly produced, or be active. Sitting is the new tobacco, अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपना इतना समय बैठे बैठे बिताते हैं मीटिंग्स में, पेशेंट देखने में, हमें ही देख लीजिए, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। और लेडीज़ में, हमारे इंडियन लेडीज़ में खासकर ये है कि वी पुट वेट अराउंड द हिप एंड टमी एरिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्टिव रहें, अपनी एक डिसिप्लिन रहें। कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनको मैं काफ़ी एडमायर करती हूँ कि वो डिसिप्लिन में बहुत बिलीव करते हैं, एंड आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज में यही नहीं कि कार्डियो करना है, वेट स्ट्रेंथनिंग जो है, जिससे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, ये अगर आप करेंगे तो कम से कम आपने, योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स, जो आपके हाथ में है वो आपने कर लिया है, रेस्ट इज़ ऑल लक, रेस्ट इज़ इन गॉड्स हैंड्स। एब्सोल्युटली। और आपसे मैं दूसरा नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि कैंसर रजिस्ट्री क्या है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो किसी भी देश के लिए कैंसर रजिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सारी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज़ हैं। तो हम ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कैंसर बहुत ज़्यादा है, 1 in 2, 1 in 4 पीपल हैव कैंसर। पर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हमें पता नहीं है कि हमारा कैंसर बर्डन क्या है, ट्रू कैंसर बर्डन। तो अगर किसी स्टेट में हमें कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी लानी है, तो अगर हमें अपनी, इफ़ वी डोंट नो द एनिमी, हाउ विल वी डील विद इट? अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, अब हम बोलते हैं हेड एंड नेक कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, और शायद वो कॉमन भी है, पर हम गॉल ब्लैडर और स्टमक कैंसर्स भी बहुत देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये वाले कैंसर ज़्यादा कॉमन है। तो जबकि आप पूरे पॉपुलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो लॉन्च करेगी, वो अपना जो बर्डन जो उनको पता चलेगा तभी लॉन्च करेगी। तो बाल्को मेडिकल सेंटर में हमने हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री तो शुरू किया ही है, और अब पॉपुलेशन बेस्ड भी शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर अर्पण, आपसे पूछना चाहूँगी फिर से मैं आपको एक बेसिक
क्वेश्चन पूछूंगी कि कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं, अलग अलग स्टेज के क्या क्या है ट्रीटमेंट्स, वो बताइए। True. In cancers, basically we have a 3 treatment, mainly surgery, medical treatment and radiotherapy. Now in every treatment we can subdivide it. Like in surgery we have open surgeries, laparoscopic, robotic surgeries. In medical we have a immunotherapy, targeted therapy, chemotherapy, many more. And in radiation also it have many types like brachytherapy, extracorporeal radiotherapy, external beam radiotherapy, cobalt, all this. So we use all this therapy in like a permutation combination according to the stage of the disease and the type of disease. Okay. So if the stage 1 disease we get for like solid malignancies like oral cavity or anything more, surgery is by itself 90% is sufficient. But if the margin is closed or PNI, LNI or lymph node metastases are there, then we require radiotherapy in oral cavity cancers. But in like breast cancers, if we have a stage 1 disease, then 60 to 70% requires only surgery, and even in that we can have a breast conservative surgery. So the previously, for breast cancer, the treatment was whole mastectomy from about 20 to 25 years. Now it is proven that breast conservative surgery is equivalent to this our whole mastectomy with the use of radiation and with the use of these targeted therapies. डॉक्टर सुशील, आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने बात की हिप रिप्लेसमेंट की तो और नी रिप्लेसमेंट, और आपने बताया कि इसका एक बड़ा कारण है बिकॉज दीज आर वेट बेयरिंग जॉइंट्स। तो एक प्रश्न जो एकदम लाइक आई लाइक टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस कि एक जो क्वेश्चन आता है वो है कि एंकल जॉइंट, ये तो सबसे बड़ा वेट बेयरिंग जॉइंट होना चाहिए, तो इसका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं होता है? एंकल जॉइंट का भी रिप्लेसमेंट होता है, बट फॉर्चुनेटली प्रॉब्ली द नेचर ने जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की है एंकल जॉइंट के लिए, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंकल जॉइंट में नहीं होती। प्राइमरी मीन एज रिलेटेड अर्थराइटिस, ये नेचुरल की इम्यूनिटी है। सेकेंडरी अर्थराइटिस होती है जब ट्रॉमा हो या उस जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए तो ही वो जॉइंट डैमेज होता है, एंकल जॉइंट। एंड इवन एंकल जॉइंट का भी रिप्लेसमेंट मैं करता हूँ, शोल्डर जॉइंट का भी रिप्लेसमेंट करता हूँ। तो बट थोड़ा सा परसेंट वाइज की बात करूँ तो एंकल जॉइंट की अर्थराइटिस या एंकल जॉइंट का रिप्लेसमेंट रेट रिलेटिवली बहुत कम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू आदिति फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच। तो बहुत कुछ जानने को मिला, जैसे कि आज का जो खास कार्यक्रम है राइज छत्तीसगढ़, जिसका मकसद ही है कि उभरते हुए छत्तीसगढ़ को आज हम इस मंच से डिस्कस कर रहे हैं और उस तस्वीर को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।